आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। कुछ चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और बता देता हूँ मैं किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला जो 68वीं 68 के मेंस से थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा आपके कॉपी में। दूसरा बात करेंगे सिलेबस को लेकर जो बातें चल रही है, ये तो होगी छोटी मोटी बात अपनी इधर उधर की। बाकी अपने कंटेंट पर वापस आ जाएंगे। GS2 के सवालों को कैसे लिखा जाता है, पॉलिटी के कुछ सवाल मैं आपको दूंगा लिखने के लिए आज, और समझाऊंगा मैं पहले टॉपिक, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको दे दूंगा। लिखने का मैं तरीका समझाऊंगा, कुछ मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा और फिर आपको बता दूंगा कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से शॉर्ट आंसर को प्रिपेयर करना है। ओके, इसी 3 चीज़ों पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको BPSC रिगार्डिंग सबसे बेस्ट मिलेगा। बेस्ट जब मैं बोलता हूँ तो पूरी कोशिश मैं करता हूँ कि कभी कंटेंट को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए कि हाँ ये अच्छा नहीं था या बेकार था, मेरे काम का नहीं था। और झूठे वाले वीडियो नहीं होते हैं, जो थंबनेल पर लिखा रहेगा आपके काम का है तभी वो वीडियो देखा कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि थंबनेल पर लिखा रहेगा BPSC बिग अपडेटर, अंदर खोलो तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कल जो मैंने एक वीडियो डाला था कि अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कॉपी में परिवर्तन होगा। UPSC मेंस जिन्होंने दिया होगा वो अच्छे से समझ पाएंगे, या UPSC CAPF का भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो उसमें भी जो सेकंड पेपर होता है जिसमें रिटन रहता है, उसमें भी ऐसा ही पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है कि, और ये अच्छा है आप लोगों के लिए, जैसे जिन्होंने 67th मेंस दिया है उनको पता होगा कि उनको पेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कि कितना पेज पर किस सवाल को लिखें, ये सब दिक्कतें आई हैं। अब क्या होता है ना कि कॉपी जो होगा ना आपका, उस पर यहाँ पर सवाल लिखा रहेगा और उसके नीचे स्पेस दिया रहेगा जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। हर सवाल के नीचे स्पेस दिया हुआ रहेगा, है ना, हर सवाल के नीचे स्पेस दिया रहेगा। तो ये कॉपी तो आप जमा कर देंगे, साथ में एक क्वेश्चन पेपर भी रहता है, जो क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। कॉपी और क्वेश्चन पेपर दोनों अटैच रहता है। अटैच में से फिर क्वेश्चन पेपर आपको फाड़ के हाथ में दे दिया जाएगा और कॉपी जमा कर लिया जाता है। तो यही पैटर्न होगा। और क्या होता है कि क्वेश्चन के नीचे स्पेस रहता है, उसी स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना होता है। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। पहला झंझट ये ख़त्म हो जाएगा, कितने पेज में लिखना है, कितना लिखना है, ये सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। पेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको स्पेस पहले ही देख लेना होगा, इसी स्पेस में आपको आंसर पूरा करना होगा। दूसरा क्या होता है ना कि कुछ बच्चों का पहला आंसर जो होता है ना, कुछ बच्चों के लगभग में सबका ही, अब अभी से पहले पहला आंसर जो होता है वो बेहतरीन लिखते थे। वो लोग पहला आंसर वही लिखते थे जो उनको सबसे अच्छे तरीके से आता हो। अब तो ऐसा नहीं होगा। अब तो जो पहले पेज पर जो क्वेश्चन प्रिंट है वो उसको लिखिए आप सबसे पहले। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अच्छा सुधार किया है। नहीं ना, ये बहुत पहले से करना चाहिए। तो UPSC के मेंस वगैरह में तो बहुत पहले से चला आ रहा है ये चीज़, और सभी स्टेट PCS उत्तराखंड UP सब में यही जगह चलता है। BPSC ने थोड़ा सा देर से किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दूसरा है कि सिलेबस, उन्होंने बोला है कि सिलेबस जो होगा वो जॉब ओरिएंटेड होगा। अब मुझे बताएं, क्या सिलेबस में कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस करेंगे क्या? वो जॉब ओरिएंटेड की बात कर रहे हो आप? पहले आप यूनिवर्सिटी तो सही कर लो जहाँ से बच्चे बैचलर डिग्री पर पास करके आते हैं। बैचलर डिग्री 5 साल में हो जाए तो भी बच्चे थैंक यू बोल देते हैं, जबकि वो 4 साल में हो जाना चाहिए। तो पहले यूनिवर्सिटी सही कर लो, फिर आप ज्ञान दो कि हम जॉब ओरिएंटेड करेंगे, ये ओरिएंटेड करेंगे, वो करें। फिर आप क्या करोगे जब मान लो सिलेबस में आपने परिवर्तन कर दिया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए जो जॉब ओरिएंटेड हैं, फिर उसको बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ भागेंगे? कोचिंग भागेंगे। ये तो कोचिंग वालों का आप सपोर्ट कर रहे हो ना। पहले अपना एकेडमिक सही करो, फिर आप अपना सिलेबस यहाँ पर बदल सकते हो। डायरेक्ट BPSC का सिलेबस बदलते हो तो इससे कोचिंग वालों को बेनिफिट मिलता है। अब निबंध उन्होंने डाल दिया, लेकिन बैचलर डिग्री का बिहार में ढंग से लेक्चर कहीं एक नहीं होता है। तब निबंध लिखने में लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले लेक्चर अटेंड किया ही नहीं, सोचने समझने की उनकी क्षमता ही डेवलप नहीं हो पाई अभी तक। तो कैसे निबंध लिखेंगे वो? तो अब कोचिंग वाले पैसा लूट रहे हैं कि निबंध के नाम पर निबंध लिखिए, सिखाते हैं हम आपको पैसा ले लेके। तो सिलेबस परिवर्तन किया है उन्होंने, करने की बोली है बात। अभी सिलेबस जिस दिन परिवर्तन होगा उस दिन मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन बस एक होता है कि कुछ चीज़ें आप रिफॉर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म सिर्फ ऊपर का नहीं होता है।
आपको पहले एकेडमिक को सुधारना पड़ेगा। जो बच्चे 12th जहाँ से पास करके आ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम करके आ रहे हैं, पहले उस एकेडमिक को सुधारिए, फिर आप यहाँ का आयोग का सिलेबस सुधार सकते हैं। तो क्या होगा, पूरा चेन में बेनिफिट मिलता है बच्चों को अंततः। ऐसे में कोचिंग को बेनिफिट मिलता है, अचानक से आप सिलेबस बदलते हो तो। चलिए, जब ये परिवर्तन होगा तब हम उसकी बात कर लेंगे। आज हम लोग अब मुख्य रूप से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। GS2 इसकी बात करेंगे हम लोग। 2 सवाल मैं दिखा देता हूँ, उसको मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा आपको और लिखने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। अभी भारत के संविधान में प्रतिस्थापित क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान में प्रतिस्थापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? क्यों मैं ये ले आया हूँ? बिहार में, बंगाल में खूब ज़्यादा भी दंगा फसाद भड़का हुआ है रामनवमी के बाद से, है ना। तो इस कारण से धार्मिक स्वतंत्रता चर्चा में है, तो यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। और दूसरा सवाल है आपके लिए कि संविधान में संशोधन करने की स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार, इन दोनों के बीच तानातानी चल रहा है कि हम सुप्रीम तो हम सुप्रीम, इस चीज़ को लेकर तानातानी चल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ भी चर्चा में है। क्या संविधान संशोधन का जो स्वैच्छिक अधिकार है भारत सरकार का, उस पर सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से नियंत्रण रखता है? तो इन दोनों को हम लोग डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। उससे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं अभी, जैसे GS वगैरह जो पढ़ रहे हैं, सिलेबस का जब से अफवाह फैला है, अफवाह क्या उन्होंने बोला है कि सिलेबस को हम चेंज करेंगे, तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि इसके चक्कर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। जो आप पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ते रहिए। जब चेंज होगा तब पता चल जाएगा। 69 से तो कंबाइंड सिविल सर्विसेज होगा ना, यानी कि उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम को मिक्स करके एक एग्ज़ाम लेंगे वो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब 69 का नोटिफिकेशन आएगा तब हमें चिंता करने की ज़रूरत है, तब उसमें क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप अपना तैयारी जारी रखिए, कहीं कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों वीडियो अब सारे यूट्यूबर डालना शुरू कर देंगे कि अतुल प्रसाद ने ये बोला, वो बोला, फलाना बोला, ठिकाना बोला। हमें मतलब नहीं। जिस दिन बोला जाएगा BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन में कि सिलेबस बदल गया है, ये रहा सिलेबस, उस दिन हम सिलेबस समझ के उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी हमारा सिलेबस वही है, उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। कोई परिवर्तन की अभी ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है उस तरह की चीज़ों पर। ओके, अब आते हैं GS2। आपको पता ही है कि शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ लोगों को नहीं पता हो तो GS2 में पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी और साइंस टेक। ये सभी सब्जेक्ट मूल रूप से इकोनॉमिक्स में GS2 में होते हैं। 300 मार्क्स का होता है, 3 खंडों में बता होता है आपका पेपर। पहला सेक्शन होता है पेपर में, पहला सेक्शन होता है पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन होता है आपका ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, और तीसरे सेक्शन में करेंट अफेयर के एक क्वेश्चन रहते थे इससे पहले, और साइंस टेक के से संबंधित सवाल रहते थे। तो इससे पहले क्या होता था, यहाँ से 3 सवाल हल करने होते थे, यहाँ से 3 सवाल हल करने होते थे, और साइंस टेक से 2 सवाल हल करने होते थे। पहले ऐसा होता था। अब क्या हो गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इन सभी के पहला क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट आंसर होगा। और शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन जो होगा वो अनिवार्य होगा, यानी हल करना जरूरी होगा। और उसमें छोटे छोटे साइज के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे 10 नंबर का, 5 नंबर का, 12.5 नंबर का, 15 नंबर का। ये आयोग पूछ सकता है, और ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है कितना नंबर का पूछा जाएगा। ओके, और सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं शॉर्ट आंसर में। इसलिए शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है कि वो पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। पूरा सिलेबस का मतलब क्या होता है, जो गवर्नेंस है आपका, क्या है, गवर्नेंस है आपके सिलेबस में। पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत पढ़ते हैं, उसका इम्प्लीकेशन होता है गवर्नेंस, है ना, उसका उपयोग करते हैं तब गवर्नेंस होता है। और जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस होता है। तो गवर्नेंस जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सभी सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके जाइए, जिससे शॉर्ट आंसर जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको लिखने में मदद हो। इसलिए छोटे छोटे सवालों को भी प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग फॉर्म के सवालों को भी प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छे से। और छोटे सवाल पर अब आते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटी में हमेशा सवाल जो पूछे जाते हैं, पॉलिटी में
इससे पहले के भी जितने आप सवाल देखेंगे कुछ टॉपिक तो फिक्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया या डीपीएसपी, ये तो फिक्स होते हैं, या संविधान का निर्माण हो गया, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, या उद्देशिका हो गया, इन सब से जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपसे। तो ये सब तो कुछ कन्वेंशनल फिक्स टॉपिक हो गया जिनसे पूछे जाएंगे। बाकी जैसे अगर 65वीं का पेपर देखेंगे या 66वीं का पेपर देखेंगे, या अभी जो कुछ दिन पहले हुआ है 67th का पेपर देखेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या किया है कि पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस को, पॉलिटी के कुछ सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। जैसे 67th बीपीएससी में एक सवाल उन्होंने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था पिछले 1-1.5 साल से, एडिटोरियल बहुत सारे इसमें पेपर में आ रहे थे, इससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए गए। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने दिखाया आपको धार्मिक स्वतंत्रता जो टॉपिक है, बिहार में बवाल हो गया है, बंगाल में बवाल हो गया है, इसके कारण चर्चा में है, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर जो संविधान का संशोधन है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति हो गए या उपराष्ट्रपति हो गए, इनके इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित किया गया है, तो संसदों की अयोग्यता से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं अलग लेवल के सवाल, जैसे मूल अधिकार जुड़े हुए सवाल अक्सर लॉन्ग फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब आज के सवाल पर आते हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले दूसरा सवाल देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। संविधान संशोधन होता क्या है? अगर आप संविधान संशोधन देखेंगे, आर्टिकल कौन सा है? सबसे पहले आर्टिकल 368। इसके तहत संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया बताई गई। पहला है आपका विशेष बहुमत, 2 ही प्रक्रिया है। पहला है विशेष बहुमत, जिसमें संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं मत देने वालों का 2/3 भाग से अगर फैसला लिया जाता है तो उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। दूसरा होता है जिसने संसद में, मान लो लोकसभा में वोटिंग हुई, तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मत देने वाले जितने हैं, उसका 2/3 सदस्य जब उस बिल के समर्थन में वोट कर देंगे तो वो संशोधन हो जाएगा, और अगर उसके विरोध में वोट कर देंगे तो वो संशोधन नहीं हो पाएगा। 2/3 सदस्य का वोट करना अनिवार्य होता है। दूसरा संशोधन का प्रक्रिया क्या होता है कि संसद के सदनों में 2/3 विधेयक, 2/3 तो वोटिंग चाहिए ही, प्लस जितने राज्य हैं भारत में उनमें आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा में वोटिंग के द्वारा इस प्रस्ताव को जब पास कर दिया जाएगा तब जाके वो संशोधन पारित हो पाएगा। संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान के 2 ही संशोधन माने जाते हैं, जब वो या तो विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों ने उसको अनुमोदित कर दिया हो, तब जाके वो पारित हो, तब उसको माना क्या जाता है संविधान में संशोधन। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या बोला मैंने? एक विशेष बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, और एक 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य जब उसका अनुमोदन कर देंगे तब वो बहुमत, तब वो क्या कहलाएगा? संविधान संशोधन। एक और होता है जिसको संविधान संशोधन नहीं माना, जैसे बिहार राज्य और झारखंड को जो अलग किया गया, तो इससे संसद क्या करती है? संसद के आधे सदस्यों का वोटिंग के द्वारा बिहार और झारखंड को अलग किया जा सकता है। क्या इसको संशोधन माना जाएगा? संविधान का संशोधन? इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कुछ ऐसे 2/3 वाले संशोधन वाले कौन कौन से चीज़ें हैं? तो कोई भी संशोधन हो सकता है, जैसे किसी आर्टिकल में संशोधन करना हो तो ये सब 2/3 में आएगा। और 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का संशोधन का एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, जैसे जीएसटी जो बनाया गया वो 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संभव हो पाया। और आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो वो किस में था? तो वो था आपका, कोई संशोधन नहीं था, वो तो सामान्य तरीके से हटा दिया गया था। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कोई मान लीजिए, जैसे कोई एक संशोधन, जैसे कुछ समय पहले ओबीसी आयोग बनाया गया है, ओबीसी आयोग, इसके लिए क्या चाहिए था? इसके लिए 2/3 संसदों का बहुमत चाहिए था केवल। अब जैसे जीएसटी काउंसिल के लिए क्या चाहिए था? 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। क्लियर हो गया होगा? आप इसको, संशोधन को मैं पढ़ा चुका हूँ, लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अपना सवाल क्या है? सवाल है कि संशोधन करने के स्वैच्छिक अधिकार पर, संविधान में संशोधन करने के स्वैच्छिक अधिकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। आर्थिक न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है ये, कि मान लीजिए कोई, आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी संशोधन या आदेश
उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को सीमित करता है। अगर कोई संशोधन होगा तो क्या होगा, वो शून्य घोषित हो जाएगा अगर वो मूल अधिकारों का हस्तक्षेप करता है, कम करता है तो। इसी तरह से और कौन कौन से आर्टिकल है आर्टिकल है 226, आर्टिकल 32। ये सब क्या करते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये अधिकार देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी कानून बना है, कोई भी आदेश बना है, कोई भी संशोधन किया गया है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाए। ये तो आर्टिकल हो गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं, जैसे 1973 का फैसला है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। इस फैसले में भी किसका सिद्धांत दिया गया था, मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको जितना संशोधन करना है कीजिए, लेकिन जब आप संविधान के मूल ढांचा या मूल संरचना को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो वो जो होगा उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसको हम शून्य घोषिट कर देंगे, उस संशोधन को हम निरस्त कर देंगे। इसका एक उदाहरण है NJAC, ओके, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये 99 संशोधन था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99 संशोधन था। और इसमें क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कानून मंत्री का हस्तक्षेप हो रहा था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि NJAC जो है ये संविधान के मूल ढांचे यानी कि आर्टिकल 50, जिसमें बोला गया है कि न्यायपालिका हमेशा ही कार्यपालिका से अलग रहेगी, ये संविधान में कहा गया आर्टिकल 50 में, इसका उल्लंघन कर रहा है NJAC, क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति में जो कानून मंत्री है उनका हस्तक्षेप होगा। इससे न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी। सरकार जिसको चाहेगी उसको न्यायाधीश बना देगी, जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। इसलिए क्या किया गया, NJAC को निरस्त घोषित कर दिया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे के आप ये सत्यापित कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार से जो संशोधन की शक्ति है सरकार की उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, लिखने की कोशिश कीजिएगा इसको आज। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि भारत के संविधान प्रति स्थापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया उसकी बात कर रहा है। अब देखो, भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट बने थे 1947 में, 2 देश बने थे। तो उसमें भारत के संविधान में भले ही प्रस्तावना में 1975 में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। लेकिन क्या संविधान में इससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था ना भाई। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था पहले ही, और अल्पसंख्यकों को भी दिया गया है। और 29-30 आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो अपने धर्म को अच्छे से परस्यू कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं। ये सब भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा वीडियो था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोनों सवाल को। पॉलिटिकल आंसर लिखा कैसे जाता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे इस सवाल को देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 368 में इसके संशोधन की विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है, कोई राज्य सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें राज्य सरकार की आवश्यकता होती है, वो अभी मैंने आपको समझाया है। किंतु यदि संविधान के मूल धाराओं का उल्लंघन इन संशोधनों के द्वारा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रसंगत किए जा सकते। पूर्व में अनेक ऐसे मामले आए हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन या उनके किसी भाग को शून्य घोषित किया। उदाहरण के लिए गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद इत्यादि, ये सब आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल आंसर लिखते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उससे संबंधित अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो उसको ज़रूर लिखिए, उससे संबंधित आर्टिकल है तो उसको ज़रूर लिखिए, उससे जुड़े हुए कोई सुझाव है जो पहले सरकार के द्वारा दिया गया हो या करंट अफेयर में कोई चर्चा टॉपिक में हो तो उदाहरण के तौर पर उसको ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने आंसर में। इससे इफेक्टिव आंसर होता है और आपको अंक अधिक मिलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कैसा क्या लिखना है, सब मैंने समझाने की कोशिश की है। संविधान संशोधन भी अच्छे से समझा दिया है मैंने, और धार्मिक स्वतंत्रता तो आपको पता ही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आर्टिकल आपको मुख्य रूप से लिखना है। इन दोनों सवाल को लिखने की कोशिश कीजिएगा, छोटे छोटे फॉर्म में ही लिखने हैं, 200-200 शब्दों में ही लिखना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नीचे इंस्टाग्राम ID है, चैनल का भी है, उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो उस पर क्विज वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे। और मेरा ID है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी दिक्कत हो या फॉलो कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर।
ओके। और प्लेलिस्ट है गाइडेंस रिलेटेड 68 69 रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, गाइडेंस से निबंध रिलेटेड भी मिल जाएगा, GS1 GS2 के भी प्लेलिस्ट हैं। ओके, तो देखिएगा उसको जाकर, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।